गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में कुछ सीख लेते हैं कि ये किस तरह का एक स्टेटमेंट है। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि इट इज़ अ स्टेटमेंट। अगर कोई चीज़ एक स्टेटमेंट है तो इट मीन्स इट इज़ नॉट एन अकाउंट। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको सीखनी है वो ये कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है इसको, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह का स्टेटमेंट है और इसके कुछ फीचर्स। तो जो पहला फीचर है इसका वो ये है कि इट इज़ नॉट एन अकाउंट। ये एक अकाउंट नहीं है, बिकॉज अगर इसके नाम में स्टेटमेंट लगा हुआ है तो ये अकाउंट नहीं हो सकता। बैंक रिकन्सिलिएशन अकाउंट होता तो इसको हम अकाउंट कह सकते थे। तो एनीथिंग दैट इज अ स्टेटमेंट इज नॉट एन अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट एन अकाउंट। नेक्स्ट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट भी नहीं है, क्योंकि जब हमने अकाउंटिंग साइकिल सीखा था तो उसमें मैंने आपको कहीं नहीं लिखवाया था कि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट भी नहीं है। दूसरा, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर इन अ बैंक। तो जिस पर्सन का बैंक में अकाउंट है वो पर्सन बीआरएस बनाता है। दैट मीन्स बैंक इसको नहीं बनाती, पर जो अकाउंट होल्डर है वो बनाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। उसके बाद प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर इसको बनाएगा, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है ये हमेशा। इसका मतलब आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनाते इसको कभी। तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। दैट मीन्स यू कैन नॉट से दैट दिस इज द बीआरएस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। यू कैन से दैट दिस इज द बीआरएस ऑन 31st मार्च। तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट रादर देन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्यों बनाया जाता है इसको, अब हम लोग इसकी नीड समझते हैं। इसको हम बनाते हैं टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब देखिए, हमने कैश बुक चैप्टर सीखा था, तो कैश बुक चैप्टर में हमने देखा कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम भी होता है। बैंक कॉलम का आप बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस कभी पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन बैंक का बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। तो जब हम लोग बैंक का बैलेंस निकालते हैं और उसके बाद हम बैंक से भी कंफर्म करते हैं कि क्या बैंक की पासबुक में भी वही बैलेंस आ रहा है। क्योंकि अगर आप बैंक के ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर रहे हैं और बैंक भी सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर रहा है, तो इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है अपनी कैश बुक का और जो बैंक ने आंसर निकाला है पासबुक का, वो दोनों मैच करने चाहिए। पर ऐसा रेयरली ही होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। जो आंसर आप कैश बुक में निकालते हैं बैंक कॉलम में और जो आंसर बैंक निकालता है पासबुक में, वो आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम डिफर करते हैं। तो क्यों डिफर करते हैं? बिकॉज देर आर सो मेनी रीजन्स। इट डज नॉट मीन दैट देर आर सो मेनी मिस्टेक्स, देर आर सो मेनी रीजन्स। एवरी मिस्टेक इज अ रीजन ऑफ डिफरेंस, बट एवरी रीजन इज नॉट अ मिस्टेक। तो एक मिस्टेक हो गई है तो वो एक रीज़न जरूर है कि आपका बैलेंस मैच नहीं करेगा, पर हर रीज़न एक मिस्टेक नहीं होता। देर आर सो मेनी रीजन्स दैट डू नॉट क्वालिफाई एज अ मिस्टेक। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो आंसर हमने निकाला है बैंक कॉलम का और जो आंसर बैंक ने निकाला है पासबुक में, वो क्यों मैच नहीं कर रहे हैं। तो वी नोट डाउन द रीजंस दैट आर लीडिंग टू अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। इस पूरे चैप्टर में जब हम कैश बुक वर्ड यूज़ करेंगे तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें, इस पूरे चैप्टर में कैश बुक का मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से होगा। हम लोग कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम की बात नहीं करेंगे। तो ये अब आगे पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है आपको, ये बार बार नहीं बताया जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओनली। तो कीप दिस थिंग इन माइंड वाइल डूइंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो जो आंसर आपने बैंक कॉलम का निकाला कैश बुक में, वो आंसर आपके पासबुक से मैच नहीं कर रहा है एक पर्टिकुलर दिन। फॉर एग्जांपल, अगर आप 31 मार्च को आंसर निकाल रहे हैं और 31 मार्च को आप बैंक गए और आपने बैंक में पासबुक को प्रिंट कराया, तो जो आंसर आपने निकाला और जो आंसर बैंक ने निकाला वो मैच नहीं कर रहे हैं।
तो इन दोनों बैलेंसेस को अग्री करने के लिए या इन दोनों बैलेंसेस को क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग BRS बनाते हैं कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। दैट मीन्स इसमें आप कुछ भी लिख देंगे तो इट डज नॉट मीन कि वो रेक्टिफाई हो गई, क्योंकि मैंने अभी बताया कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो इसमें आप कुछ भी लिखिए, अकाउंट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप एक इसको वर्किंग पेपर बना सकते हैं, एक रफ शीट में बना सकते हैं, और आप ये बात पता कर सकते हैं कि आखिर क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, बस इतना आप पता कर सकते हैं। तो इट शोज द एंट्रीज दैट आर रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस। तो ये है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का नीड। सिर्फ इसलिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हैं। अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड्स द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक while withdrawals are recorded on the credit side of कैश बुक। तो कैश बुक चैप्टर तो आप सभी ने किया हुआ है, सभी को पता है कि कैश बुक के दो साइड होते हैं। डेबिट साइड होता है रिसीप्ट साइड और क्रेडिट साइड होता है पेमेंट साइड। तो डेबिट साइड जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव है और क्रेडिट साइड हमारे लिए नेगेटिव है। ये हम कैश बुक की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पासबुक की बात की जाए तो पासबुक में जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये तो कैश बुक हो गया, कैश बुक का डेबिट साइड पॉजिटिव है और क्रेडिट साइड नेगेटिव है। लेकिन पासबुक के केस में उल्टा हो जाएगा। पासबुक के केस में जो डेबिट साइड होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और जो क्रेडिट साइड होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, क्योंकि हमारा और बैंक का जो ट्रांजैक्शन है वो जस्ट रिवर्स होता है। अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक उस पैसे को रिसीव कर रहा है, तो आपके पास से पैसा जा रहा है लेकिन बैंक के पास पैसा आ रहा है, तो जस्ट उल्टा हो गया। बैंक से पैसा आप निकालते हैं तो बैंक के लिए तो पेमेंट हो गया, बैंक ने तो पे कर दिया आपको, लेकिन आपके लिए वो रिसीव हो गया, आपने तो पैसा रिसीव किया। तो जिस चीज़ को आप रिसीप्ट कहते हैं उसको बैंक पेमेंट कहता है, जिस चीज़ को आप डिपॉजिट कहते हैं तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी हो जाती है। तो आपके लिए तो पेमेंट हो गया पर बैंक के लिए वो रिसीप्ट हो गया। तो उल्टा चलता है हमारा और बैंक का सिस्टम। तो हमारे लिए डेबिट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कैश बुक। हम तो कैश बुक बनाएंगे, हम पासबुक तो नहीं बनाएंगे। और बैंक क्या बनाएगा, पासबुक। तो बैंक के लिए डेबिट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट, और बैंक क्या बोलता है, डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। तो डेबिट का मतलब हो जाएगा विड्रॉल और क्रेडिट का मतलब हो जाएगा डिपॉजिट। बैंक में रिसीप्ट पेमेंट नहीं बोला जाएगा, डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स बोला जाएगा। तो इस चीज़ का सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। इसका मतलब कैश बुक के भी दो बैलेंसेज होते हैं और पासबुक के भी दो बैलेंसेज होते हैं। कैश बुक के दो बैलेंस कौन से हो गए, डेबिट और क्रेडिट। तो एक डेबिट बैलेंस हो गया, एक क्रेडिट बैलेंस हो गया। और पासबुक के भी दो बैलेंस हो गए, डेबिट और क्रेडिट। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव, क्रेडिट नेगेटिव। पासबुक के साथ उल्टा हो जाएगा, डेबिट नेगेटिव हो जाएगा और क्रेडिट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। कैश बुक हम प्रिपेयर करेंगे, पासबुक कौन प्रिपेयर करेगा, बैंक प्रिपेयर करेगा। और जब हम कैश बुक की बात करेंगे तो हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात करेंगे, बाकी किसी भी कॉलम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कैश कॉलम की बात करेंगे तो वो तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिव तो सिर्फ बैंक कॉलम ही हो सकता है। तो पॉजिटिव को हम लोग फेवरेबल भी बोल सकते हैं और नेगेटिव को हम लोग अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं। या फिर नेगेटिव को आप और क्या बोल सकते हो, नेगेटिव को आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हो, ओडी, ओवरड्राफ्ट। तो पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ मिले या आपको मिले कि अनफेवरेबल है, तो आप समझ जाइए कि वो नेगेटिव बैलेंस है। तो अगर कैश बुक का है तो क्रेडिट होगा और पासबुक का है तो डेबिट होगा। तो ये सभी स्टूडेंट नोट डाउन भी कर लें, कहीं पे अपनी बुक में ही नोट डाउन कर लें। अब आगे देखते हैं हम लोग कि किस तरह से आखिर ऐसा क्या होता है कि दोनों बुक्स के जो आंसर्स हैं वो सेम नहीं आते। तो BRS क्या है, BRS इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग द रीजंस और कॉजेज ऑफ डिफरेंस। और किस चीज़ के कॉजेज ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द पासबुक बैलेंस एंड द कैश बुक बैलेंस। तो इसलिए हम लोग BRS को बनाते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो अब हम लोग आगे देखते हैं BRS की कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी सभी चीज़ें। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। बैंक स्टेटमेंट आप बोलें या बैंक पासबुक बोलें, एक ही बात है।
तो पासबुक और बैंक स्टेटमेंट एक ही चीज़ होगी, सभी स्टूडेंट इसका ध्यान रखें। पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको बैंक स्टेटमेंट मिलेगा लिखा हुआ तो आप समझ जाइए कि पासबुक की बात हो रही है, और कैश बुक लिखा हुआ मिलेगा तो समझ जाइए कि बैंक कॉलम की बात हो रही है सिर्फ। अब आते हैं हम लोग नीड पे। काफ़ी कुछ हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो हम लोग BRS क्यों बनाएं, क्या नीड है इसकी या क्या इंपॉर्टेंस है। एरर्स इफ़ एनी, अगर कोई गलती हो गई है वो बैंक से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स इज़ नोन। कोई चेक आपने इशू किया, आपने तो तुरंत एंट्री कर ली कैश बुक में, लेकिन हो सकता है बैंक में वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ हो, अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया गया हो, तो ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। रेगुलर रिकन्सिलिएशन डिस्करेजेस एम्बिजलमेंट। अगर कोई कैशियर है आपका जो हो सकता है कुछ गलती कर सकता है या कुछ मिस अप्रोप्रिएशन कर सकता है, गड़बड़ी कर सकता है आपके अकाउंट्स में, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ही ईजिली पकड़ सकते हैं इन सारी बातों को। और कैशियर को पता होगा अगर कि आप रेगुलरली BRS बनाते हैं तो उसके भी माइंड में ये बात रहेगी कि वो अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है तो वो पकड़ा जा सकता है। वो रिकन्सिलिएशन हेल्प्स टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड कीप ट्रैक ऑफ चेक्स ड्राफ्ट्स दैट आर डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर कलेक्शन। तो गलतियाँ भी पता चल जाती हैं। हो सकता है हमने किसी ट्रांजैक्शन को गलती से डेबिट में लिख लिया हो पर वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट का था, तो जब हमने रिकन्साइल किया तब हमने देखा कि ये हमारी मिस्टेक है, तो हमको मिस्टेक्स भी पता चलती हैं और यहाँ से हमको अपना एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चल जाता है। तो ये हमारी BRS बनाने की नीड है। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं जो है रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। तो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता क्यों है, क्यों ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। जब सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री आप भी कर रहे हो और जब सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री बैंक भी कर रहा है, तो भी ये दोनों मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर पूरे चैप्टर की कोई है तो सिर्फ यही है, और पूरा चैप्टर इन्हीं पॉइंट्स पे रिवॉल्व करेगा। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए पढ़ना बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस पूरे चैप्टर में। तो अगर इस चैप्टर में कुछ रियली में समझने की चीज़ है तो वो यही पॉइंट्स हैं। तो अब हम लोग रीजंस देखते हैं। पहला है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री पहले आपने कर ली, बैंक ने बाद में करी, या किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री बैंक ने पहले कर ली, आपने बाद में करी, तो इस वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा। आपने तो कैश बुक में कोई अमाउंट ऐसा था जो प्लस कर लिया, पर बैंक ने उसको प्लस ही नहीं किया अभी तक, तो डिफरेंस तो क्रिएट होगा ही होगा। ऐसे ही कोई अमाउंट बैंक ने माइनस कर दिया लेकिन आपने माइनस नहीं किया, तो इस वजह से भी डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। दूसरा है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। तो वही चीज़ मैंने अभी बताई कि कई ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसको बैंक पहले रिकॉर्ड कर लेता है लेकिन हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते क्योंकि हमको उस बारे में पता नहीं होता। तो इसलिए पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस आ जाता है। और क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं अब हम लोग। और नेक्स्ट है एरर्स। हो सकता है गलतियां भी हो जाएं, कुछ मिस्टेक हमने कर दी या कुछ मिस्टेक बैंक ने कर दी, तो वो एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। टाइमिंग का डिफरेंस है, मतलब पहले या तो हम रिकॉर्ड करेंगे या बैंक रिकॉर्ड करेगा। तो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं देखिए। सबसे पहला है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसमें क्या होगा, जब चेक इशू करते हैं तो सबसे पहले इस बात की इंफॉर्मेशन आपको ही होती है, क्योंकि अगर आप चेक इशू करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप स्कूल की फ़ीस का पेमेंट करने जा रहे हैं, तो आपने स्कूल की फ़ीस का पेमेंट चेक से कर दिया, तो जैसे ही आपने चेक इशू किया आपने तुरंत कैश बुक में उसकी एंट्री कर ली। तो आपने तो फॉर एग्जांपल आज ही एंट्री कर ली। फॉर एग्जांपल आज 28 डेट है, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, या 30 है फॉर एग्जांपल, आज 30 तारीख है और आपने आज के दिन एक चेक इशू किया और आपने उसकी एंट्री कैश बुक में कर ली। लेकिन स्कूल ने इस चेक को बैंक में प्रेजेंट किया हो सकता है 5 तारीख को, क्योंकि चेक तो 3 महीने तक वैलिड रहता है। तो स्कूल ने क्या किया, स्कूल ने इस चेक को कब प्रेजेंट किया, 5 तारीख को, और तब तक मंथ चेंज हो गया। तो आपने तो चेक इशू किया था फॉर एग्जांपल मंथ ऑफ मार्च में, 30 मार्च को, लेकिन स्कूल ने चेक को प्रेजेंट किया बैंक में इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आपकी कैश बुक में से तो आपने अमाउंट को माइनस कर दिया इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च के मंथ में क्या होगा कि आपकी कैश बुक तो माइनस हो गई लेकिन पासबुक तो माइनस नहीं हुई, क्योंकि बैंक से तो पैसा आपके निकला ही नहीं अभी तक और आपने कैश बुक में तो माइनस कर दिया तुरंत। तो इस ट्रांजैक्शन की जो टाइमिंग थी उसमें डिफरेंस हो गया।
पहले आपने रिकॉर्ड किया और बैंक ने बाद में रिकॉर्ड किया। बैंक ने रिकॉर्ड किया अप्रैल में, तब तक आपका मंथ चेंज हो चुका था। तो जो मार्च का बैलेंस अगर आप निकालेंगे तो मार्च के मंथ में जो 31 मार्च को बैलेंस आएगा वो मैच नहीं करेगा, कैश बुक कम होगी और पासबुक ज़्यादा होगी। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, इट इज़ जस्ट अ रीज़न। और दूसरा पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। ये इसका उल्टा है। अब हो सकता है आपको कोई चेक मिला हो, आपने तो उसको डिपॉजिट कर दिया और जैसे ही आपने डिपॉजिट किया आपने कैश बुक में उसकी एंट्री कर ली डेबिट साइड में। सभी ने कैश बुक चैप्टर किया हुआ है, तो कैश बुक को तो आपने प्लस कर दिया, लेकिन अभी तक इस चेक का पैसा बैंक में नहीं आया, तो पासबुक तो प्लस नहीं हुआ अभी तक आपका। अब हो सकता है आपने चेक को डिपॉजिट किया हो 30 को, 30 तारीख को आपने चेक को डिपॉजिट कर दिया, तो 30 तारीख को आपकी कैश बुक तो बढ़ गई, लेकिन पैसा आया हो सकता है 2 तारीख को, और जब तक पैसा आया तब तक मंथ चेंज हो गया। तो इन द मंथ ऑफ मार्च कैश बुक इज इंक्रीज्ड, बट इन द मंथ ऑफ मार्च पासबुक इज नॉट इंक्रीज्ड। हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर मंथ पे फोकस करना है जिस मंथ का बीआरएस आप बना रहे हैं। तो अगर आप 31 मार्च का बीआरएस बना रहे हैं तो आप सिर्फ 31 मार्च तक फोकस करिए, उसके आगे की डेट पे फोकस मत करिए। 31 मार्च तक आपकी कैश बुक से माइनस हो गया था अमाउंट या प्लस हो गया था अमाउंट, लेकिन क्या 31 मार्च तक पासबुक में वो चीज़ प्लस या माइनस हो गई या नहीं हो गई, सिर्फ इस पे ध्यान देना है हमको। तो अगर हमने चेक डिपॉजिट किया है तो कैश बुक तो प्लस हो गई 30 मार्च को, लेकिन क्या पासबुक प्लस हुई 30 मार्च को या 31 मार्च को? तो मार्च के मंथ में पासबुक प्लस नहीं हुआ। तो इन द मंथ ऑफ मार्च कैश बुक एंड पासबुक विल शो डिफरेंट बैलेंसेस। तो ये 2 रीजंस हो गए। इसके आगे अब और कौन से रीजंस हैं? अब कुछ ऐसे रीजंस होंगे जहां बैंक पहले रिकॉर्डिंग कर लेगा, आप बाद में करेंगे। अभी क्या हो रहा था, अभी हम पहले रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्योंकि ये जो 2 ट्रांजैक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं पॉइंट नंबर 1 और 2, इन ट्रांजैक्शंस की नॉलेज पहले हमको होती है, बैंक को बाद में होती है। और अब हम कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस देखेंगे जिनकी नॉलेज बैंक को पहले हो जाएगी, आपको बाद में होगी। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया, मतलब प्लस किया। अभी हमने देखा था कि पासबुक का जो क्रेडिट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो बैंक में आपके इंटरेस्ट आपको दिया गया, तो आपकी पासबुक में ये अमाउंट हो गया होगा प्लस, लेकिन आपको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, तो आपने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की। तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, पासबुक प्लस हो गई, कैश बुक प्लस नहीं हुई, इसलिए डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए इस पॉइंट नंबर 3 को भी हम लोग एक रीज़न की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब उल्टा हो रहा है, अब आपकी पासबुक से पैसा काट लिया गया, तो पासबुक तो माइनस हो गई, लेकिन कैश बुक माइनस नहीं हुई अभी तक। बैंक ने आपके अकाउंट से कुछ चार्जेस काट लिए, इंटरेस्ट काट लिया, हो सकता है ओवरड्राफ्ट चल रहा हो आपका, उस पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो बैंक ये अमाउंट आपके अकाउंट से अपने आप काट लेगा, लेकिन आपको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, तो आपने कैश बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं की, इसलिए कैश बुक तो माइनस नहीं हुई, पासबुक माइनस हो गई। तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा। और ट्रांजैक्शन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब क्या कर रहा है, बैंक आपके बिहाफ पे कुछ पैसा कलेक्ट कर रहा है। तो आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला, आपको कहीं से डिविडेंड मिला, तो क्या हुआ, बैंक में पासबुक में ये पैसा ऐड हो गया, लेकिन कैश बुक में ये पैसा ऐड नहीं हुआ, तो इसलिए डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में हमको करना क्या है, इस पूरे चैप्टर में हमको इन दोनों को सेम करना है। तो सेम आप कैसे कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ पासबुक में प्लस हो गई है तो कैश बुक में भी प्लस कर दीजिए, दोनों सेम हो गए। और अगर आप कैश बुक में प्लस नहीं कर सकते तो आप पासबुक में भी माइनस कर दीजिए, ये तो कर सकते हैं। तो कोई एक तरह से आपको इसे बराबर करना होगा। पासबुक में प्लस हुआ तो कैश बुक में भी प्लस कर दिया, पासबुक में माइनस हुआ तो कैश बुक में भी माइनस कर दिया। और अगर आप कैश बुक में नहीं कर सकते तो अगर पासबुक में प्लस हुआ है तो उस प्लस को उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। या पहले माइनस हुआ था तो अब प्लस कर देंगे। तो ऐसा करना है आपको कि दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएं, दोनों बिल्कुल सेम हो जाएं। तो पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ इतना करना है। तो अगर क्वेश्चन में आप पासबुक के बैलेंस से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे
तो मतलब आप पासबुक को चेंज कर सकते हैं, कैश बुक को नहीं कर सकते। और अगर आप कैश बुक के बैलेंस से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो आप कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं, पासबुक में नहीं कर सकते। तो अगर हम पासबुक से स्टार्ट करें तो अब हम सिर्फ पासबुक में चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ पासबुक में प्लस हुई है तो अब आप पासबुक में ही चेंज कर सकते हो, यहाँ नहीं आ सकते, आप कैश बुक में नहीं आ सकते। तो पासबुक में अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा अपने आप। तो वो तो जब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे तब इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। तो बैंक ने आपके अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, मतलब पासबुक तो माइनस हो गई और कैश बुक माइनस नहीं हुई है, क्योंकि हमको इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो दोनों को बराबर अब कैसे किया जा सकता है? या तो हम कैश बुक को माइनस कर दें, दोनों सेम हो गए, और अगर कैश बुक को माइनस नहीं कर सकते तो पासबुक को प्लस कर दें, तब भी दोनों सेम हो गए। देखिए, तो एक ऑप्शन को ही आपको चूज़ करना होगा, या तो आप पासबुक को डिस्टर्ब करें या कैश बुक को डिस्टर्ब करें। और ये डिसाइड करना बहुत ईजी है, क्योंकि जिस बैलेंस से आप स्टार्ट करेंगे उसी को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिस बैलेंस से आपने सॉल्यूशन को स्टार्ट किया है। तो हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो कैश बुक पे पहुंचते हैं, और कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो पासबुक पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। तो कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, मतलब पासबुक हमारी प्लस हो गई और कैश बुक हमारी प्लस नहीं हुई। तो सेम कैसे किया जाए? या तो कैश बुक को भी प्लस कर दिया जाए। तो अगर आप कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो आप कैश बुक को प्लस कर दो, दोनों बराबर हो गए। और अगर आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो पासबुक को माइनस कर दो, क्योंकि अब तो आप पासबुक के बैलेंस को चेंज कर सकते हो सिर्फ। तो ऐसे हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। कई बार कस्टमर्स के बिल हमको मिलते हैं, उसको हम लोग बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। डिस्काउंट कराने का मतलब है कि बिल को आपने बैंक को दे दिया और बैंक ने उसके अगेंस्ट में आपको पैसा दे दिया, कुछ चार्जेस काट के। तो जब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे तब हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़। तो एज ऑफ नाउ आप सिर्फ इतना समझें कि एक आपने चेक की तरह से कुछ डिपॉजिट किया, वो पैसा आपके बैंक में आया ही नहीं। तो जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग तो कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं, तो कैश बुक को तो आपने प्लस कर लिया, लेकिन पासबुक में ये पैसा आया नहीं, क्योंकि बैंक में ये जो चेक था आपका या जो बिल था ये डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर के बारे में जानकारी हमको नहीं मिल पाई। डिसऑनर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो बैंक को तो मिल गई पर हमको नहीं मिली। तो पासबुक में तो अमाउंट प्लस नहीं हो पाया, लेकिन कैश बुक में हम पहले ही प्लस कर चुके हैं। तो या तो आप पासबुक में भी प्लस करिए, दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर कैश बुक में माइनस कर लीजिए, तब भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो किसी तरह से हमको दोनों को इक्वल करना है। नेक्स्ट है बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कई बार बैंक आपके बिहाफ पे आपका पैसा कलेक्ट कर सकता है, तो बिल्स को कलेक्ट भी कर सकता है। तो उस केस में पासबुक तो आपकी प्लस हो जाएगी, क्योंकि बैंक ने पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया होगा, लेकिन कैश बुक प्लस नहीं होगी, क्योंकि हमको इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो या तो हम कैश बुक को भी प्लस कर दें या फिर पासबुक को माइनस कर दें, दोनों तरह से ही ये आपके इक्वल हो जाएंगे। तो ये है कुछ रीज़न्स जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं करता। उसके बाद कुछ एरर्स भी हो सकते हैं। एरर्स कैसे हो सकते हैं? हो सकता है बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में पैसा प्लस कर दिया, या बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में पैसा माइनस कर दिया। तो बैंक से भी गलती हो सकती है, और यही मिस्टेक हमसे भी हो सकती है। हमने क्या किया, गलती से प्लस वाले अमाउंट को माइनस में लिख दिया, या माइनस के अमाउंट को प्लस में लिख दिया। तो ऐसी जो भी मिस्टेक होगी उसको भी हमको वही करना होगा। अगर कैश बुक में माइनस हुआ है तो पासबुक में भी करें, या कैश बुक में प्लस करें। उसके बाद पासबुक में अगर प्लस हुआ है तो कैश बुक में भी प्लस करें, या फिर पासबुक में भी माइनस कर दें। तो जो भी पॉइंट दिया है हमको सिर्फ उसका नेट इफेक्ट पता होना चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट का कैश बुक पे या पासबुक पे क्या फ़र्क पड़ा होगा, और उसके बाद जो बैलेंस आपको दिया है उसी बैलेंस में आप चेंज करिए। बस इतना करना है इस पूरे चैप्टर में। तो ये सारे पॉइंट्स हमें सिर्फ ध्यान रखने हैं इस पूरे चैप्टर में, और इस पूरे चैप्टर में आपको कुछ भी ध्यान रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पॉइंट्स अगर हमें समझ में आ जाएंगे तो ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ये फॉर्मेट होगा बहुत ही सिंपल फॉर्मेट, एक प्लस का कॉलम, एक माइनस का कॉलम राइट हैंड साइड पे, ऊपर हेडिंग पड़ेगी BRS, जो डेट क्वेश्चन में दिया रहेगा वो डेट आप डाल देंगे, और पर्टिकुलर कॉलम।
तो सबसे पहले किस बैलेंस से आप स्टार्ट कर रहे हो वो बैलेंस आप लिखोगे। तो हम कैश बुक के बैलेंस से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो पासबुक बैलेंस होगा, और हम पासबुक के बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो कैश बुक आएगा। पासबुक के 2 बैलेंस होते हैं, मैंने बता दिया। पासबुक के भी 2 बैलेंस होते हैं, कैश बुक के भी 2 बैलेंस होते हैं। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट नेगेटिव, कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव, पासबुक का क्रेडिट पॉजिटिव और कैश बुक का क्रेडिट नेगेटिव। ये हमारे 4 बैलेंसेस हैं। तो चारों में से किसी भी बैलेंस से आप स्टार्ट करते हो तो या तो आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे या कैश बुक से स्टार्ट करोगे। पॉजिटिव है या नेगेटिव इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक का बैलेंस लिखा जाएगा, पॉजिटिव होगा तो प्लस कॉलम में और नेगेटिव होगा तो माइनस कॉलम में, सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है। तो जो भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, सभी स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन को बार बार सुन लें, क्योंकि यही पॉइंट्स पूरे चैप्टर में हमको करने हैं। उसके बाद ये जो पेज नंबर 9 पे ये लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ BRS, इसको आप पढ़ें या ना पढ़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसको ज़रूर पढ़ लें एक बार। जो भी हमने अभी पढ़ा है वो रिवीजन भी आपका हो जाएगा, और जो मेन चीज़ है वो वही पॉइंट्स हैं जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं। इन पॉइंट्स को सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से सुन लें, समझ लें, और पूरे चैप्टर में हमको यही करना है। और जो बैलेंसेस हमने भी डिस्कस किए कि पासबुक के 2 बैलेंसेस होते हैं, कैश बुक के 2 बैलेंसेस होते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। अपनी बुक में भी इसको लिख लीजिए। पासबुक के 2 बैलेंस, कैश बुक के 2 बैलेंस, कौन सा फेवरेबल होता है, कौन सा अनफेवरेबल होता है, इतना सभी स्टूडेंट्स को अब अच्छे से पता होना चाहिए। तो आगे के इलस्ट्रेशंस, आगे के वीडियोज़ में हम लोग इलस्ट्रेशंस भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज हमने BRS चैप्टर का ओवरव्यू लिया है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द इलस्ट्रेशंस। थैंक यू सो मच।